हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? आज हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल की स्टडी की थी, हमने उसका एक फ्लो चार्ट भी आपको दिया था, जो आई थिंक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उस लेक्चर को भी देखिए और वहाँ से आप फ्लो चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आज हम देखते हैं कि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे हमने एनिमल की बात की थी, तो एनिमल में हमने कहा था कि वहाँ भी फ्यूज़न होता है। वहाँ पे फ्यूज़न दो तरह का था, बाइनरी और मल्टीपल फिशन। यहाँ भी फिशन होता है हमारा। तो यहाँ पे फिशन जो होती है, कुछ यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहे हैं। जैसे फिशन मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब होता है बॉडी का डिवाइड हो जाना टू पार्ट्स में, इसे हम फिशन कहते हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर जो है उसमें फिशन हो रहा है, एल्गी में। दूसरा इधर जो है हमारा फंगी में फिशन हो रहा है, और इधर हमने बैक्टीरिया में दिखा रखा है। तो इन तीनों में क्या हो रहा कि प्लांट बॉडी डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने से डॉटर सेल बना रही है, मतलब प्लांट बॉडी डिवाइड होके डॉटर सेल बनाती है। और डॉटर सेल क्या है? जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है टू पेरेंट सेल। तीनों केस में देखिए ध्यान से, ये जो डॉटर सेल बना, जैसे ए बी सी डी, डी जो है डॉटर सेल बना है, दो डॉटर सेल है जो कि आइडेंटिकल है पेरेंट सेल के। यहाँ भी ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो ये भी हमारा आइडेंटिकल है एक दूसरे के। तो ये जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के भी, और साथ में किसके आइडेंटिकल होते हैं? पेरेंट सेल के भी आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ भी हमने सेल इलोंगेशन दिखाया। सबसे पहले सेल इलोंगेट हुआ, उसके बाद डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, और वे डिवाइड होके दो पेरेंट सेल बनाए जो कि आइडेंटिकल ईच अदर भी है और विद पेरेंट सेल के भी आइडेंटिकल है। तो फिशन में क्या होता है हमारा? ड्यूरिंग द फिशन पेरेंट बॉडी डिवाइड एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल। डॉटर सेल आल्सो identical with the parent body due to morphologically or genetically identical cell are produced और प्रोड्यूस्ड जो होते हैं वो हमारा मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से और ईच अदर, इसलिए उन्हें हम आपस में क्लोन्स कहते हैं। फिशन को कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? एल्गी में, फंगी में और मोनेरा में। ये हमने वहाँ पे एनिमल के केस में बताया था कि दो तरह के होते हैं, बाइनरी मल्टीपल। बाइनरी में हमारा होता है सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। सिंपल में अमीबा को देखा था, लॉन्गिट्यूडिनल में पैरामीशियम को, ट्रांसवर्स में हमने यूग्लिना को देखा था। मल्टीपल फिशन में हमने अमीबा और प्लाज्मोडियम को वहाँ पे स्टडी की थी। हम आपको यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करा रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में चलता रहे कि एनिमल और प्लांट के केस में क्या क्या होता है। दूसरा वहाँ पे हमने जो है देखा था बडिंग। वहाँ पे हमने देखा था एक्सोजीनियस बडिंग, इंडोजीनियस बडिंग होता है। इंडोजीनियस बडिंग हमने साइकॉन में देखा था, एक्सोजीनियस बडिंग हमने हाइड्रा में देखा था। जहाँ पे साइकॉन में हमने बर्ड को जेम्यूल कहा था, यहाँ पे बडिंग हम ईस्ट के केस में देख रहे हैं। ईस्ट के यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है। सबसे पहले ईस्ट सेल, ईस्ट सेल में क्या हुआ? थोड़ा हमारा एक्सटेंशन हुआ, थोड़ा वहाँ से बाहर प्रोट्रून्स हुए कुछ साइटोप्लाज्म, वहाँ से क्या हुआ? इसे हम क्या कर सकते हैं? अनइक्वल डिवीजन। यहाँ भी पेरेंट बॉडी में अनइक्वल डिवीजन हुआ, लेकिन क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन जो है एक स्मॉल सेल को लीड किया है, स्मॉल सेल बनाया। इस स्मॉल सेल को हम बड कहते हैं। ये बड जो है बाद में ग्रो करेगा और होल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं, जो कि एल्गी और फंगी में ऑब्जर्व किया जाता है बडिंग। तो बडिंग क्या होता है हमारा? बड का फॉर्मेशन होना और उस बड से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का बनना बडिंग कहलाता है। यहाँ पे हमारा एक्सोजीनियस बडिंग है, क्योंकि ये बडिंग बाहर की तरफ, बड्स कहाँ है? बाहर की तरफ पेरेंट बॉडी के हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था फ्रेगमेंटेशन। वहाँ पे हमने देखा था प्लेनेरिया और हाइड्रा में फ्रेगमेंट हो रहा था। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हम स्पाइरोगायरा में देख रहे हैं। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी का फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाना,
और ईच फ्रेगमेंट जो होती है पूरी की पूरी होल बॉडी बना दे तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्पाइरोगायरा का दिखाया कि स्पाइरोगायरा में क्या है, फ्रेगमेंट। स्पाइरोगायरा की पूरी बॉडी जो होती है स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट से बनी होती है और हर एक फ्रेगमेंट जो है न्यूक्लियस रखता है, सेप्टा रखता है, क्लोरोप्लास्ट रखता है। वहाँ से यहाँ से बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। हर फ्रेगमेंट एक होल ऑर्गेनिज्म या होल स्पाइरोगायरा डेवलप कर लेता है। तो इस तरह से बॉडी के स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड होकर होल ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखा था, यहाँ पे हम स्पाइरोगायरा में देख रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे हमने देखा था स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। तो वहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे प्लांट केस में भी स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन जो होती है मेन रूप से इसलिए डेवलप होती है क्योंकि अगर फेवरेबल कंडीशन है तो सही है, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करेगा। तो वो जो सरवाइव करेगा तो कैसे करेगा, तो वो जो होती है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्पोर के अंदर पैक कर लेती है और स्पोर का बनना स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। स्पोर जो होती है वो चारों तरफ से 3 लेयर्ड और क्या कहते हैं उसे टफ कवर से ढका होता है जिसे हम सिस्ट भी बोलते हैं। अगर स्पोर जो है उसके अंदर फ्लैजिला या सीलिया है तो फ्लैजिला सीलिया का मेन काम क्या है, फ्लैजिला या सीलिया जो होती है वो मूवमेंट में यूज होती है। तो मूवमेंट में यूज होने के कारण हम उसे मोटाइल स्पोर बोलते हैं और मोटाइल स्पोर को हम जू स्पोर्स भी कहते हैं। ये दो जो है जू स्पोर्स या मोटाइल स्पोर्स यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास जैसे स्पीसीज में पाए गए हैं और वहाँ पे हम देखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है जिसमें सीलिया या फ्लैजिला नहीं होगा, जो कि मोटाइल नहीं होगा, तो उसे हम नॉन मोटाइल स्पोर बोलते हैं। इसे कोनिडिया बोलते हैं, जैसे हमारा एस्परजिलस और पेनिसिलियम में होता है। यहाँ पे 2 फिगर आपको दिखाए जा रहे हैं। एक में देखिए वहाँ सीलिया है, कुछ ऊपर एक डॉटेड लाइन है जिसे हम जू स्पोर बोलते हैं, और इधर क्या है हमारा पेनिसिलियम का कोनिडिया दिखाया गया है जिसमें कोई भी मूवमेंट या मूविंग या मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है। अब जो है जैसे हमने कहा स्पोर फॉर्मेशन हो रहा, तो जो स्ट्रक्चर, एक टर्म है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है, अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर जो है ट्रू स्पोर्स पाया जाता है उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, या द स्ट्रक्चर इन विच ट्रू स्पोर्स आर प्रेजेंट या द स्ट्रक्चर वेयरिंग अ ट्रू स्पोर्स इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम। जो हमारा लाइफ साइकिल है प्लांट का उसमें 2 फेज होती है, गैमिटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो गैमिटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करती है लेकिन स्पोरोफाइट जो है हमेशा स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो चूंकि प्लांट के केस में स्पोर जो होती है ट्रू स्पोर होती है तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्पोरोफाइट फेज जो है ऑलवेज स्पोरेंजियम रखती है। स्पोरेंजियम रखेगी तभी तो स्पोर बनाएगी। तो स्पोरेंजियम जो होती है स्पोरोफाइट में फेज में जरूर होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन हो रहा पर डिपेंड करता है कि स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा वो एक काइंड का हो रहा है या डिफरेंट काइंड्स के हो रहे हैं। अगर सारे स्पोर जो है जो फॉर्म हो रहे हैं वो एक ही प्रकार के हैं, एक ही काइंड के हैं, तो उसे हम होमोस्पोरस प्लांट बोलते हैं, जैसे नेफ्रोलेप्सिस में होती है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके स्पोर जो है डिफरेंट काइंड के होते हैं, उसे हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। तो हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल सिलेजिनेला या जिम्नोस्पर्म के प्लांट है। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, मतलब स्पोर जो है 2, एक स्मॉल बनेगा एक लार्ज बनेगा। तो जैसे स्पोर बने, लार्ज स्मॉल बन गया, कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा। होमोस्पोरस में क्या है, सारे स्पोर सेम तरीके से बनेंगे तो उसे हम होमोस्पोरस बोलेंगे, और जब डिफरेंट काइंड के स्पोर बनेंगे तो उसे हम हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। तो जैसा कि यहाँ तक आपने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जो कि प्लांट के केस में होता है, और वहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आपने
बाकी वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 11th के वीडियो भी आप देखिए, हमने 11th के वीडियो में भी फ्लो चार्ट दिया है। और अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा और मजबूत करना है तो थोड़ा टाइम देके आप 9th 10th के भी मेरे लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इस लेक्चर में भी मैंने PDF प्रोवाइड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें मैंने फ्लो चार्ट और माइंड मैप दिया है। चैप्टर्स को हम एक माइंड मैप के रूप में बदल रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो स्टडी करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो भी आइडिया देंगे हम उसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है और एक बहुत ही अच्छा मूवीज़ बनानी है इस पर्टिकुलर चैप्टर्स की, जो कि आपके ब्रेन में बिल्कुल फिट हो सके। और माइंड मैप प्रोवाइड करने का मेन है कि आपकी स्टडी आसान हो सके और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।